हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 10th का नेक्स्ट चैप्टर। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था चैप्टर नंबर 15। अब आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 16। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो है इसका नेम है हमारा सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं आप सबको पता है। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो रिसोर्स हमें नेचर से मिली हैं। ठीक है, यानी कि वी कैन से दैट द नेचुरल रिसोर्स आर नॉन लिविंग एंड लिविंग कंपोनेंट of nature which are begin with used or have the potential through being used by the human beings or by the other organism to meet their daily needs। ठीक है, उनकी जो डेली लाइफ की नीड्स हैं उनको मीट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें एक वर्ड और गिवन है, ये देखिए सस्टेनेबल मैनेजमेंट। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। पहले सस्टेनेबल मैनेजमेंट क्या होता है? इट इज़ द कंट्रोलिंग यूज ऑफ अ रिसोर्स in such a way as to provide equitable availability and continuous flow of product, एक प्रॉपर कंट्रोल मैनेजमेंट से। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम लोग एग्जांपल लें तो आप लोग जैसे एग्ज़ाम के अंदर अपना पेपर कवर अप करते हैं, यू हैव अ टाइम लिमिट। ठीक है, सपोज इट में बी 1 आवर, इट में बी 2 आवर और इट में बी 3 आवर, जो भी टाइम लिमिट, आपको एक टाइम लिमिट दे रखी है। ठीक है, उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग आपको इक्वलिटी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस का नंबर फिक्स होता है कि भाई इतने क्वेश्चंस जो हैं ये स्टूडेंट कवर अप कर सकते हैं इतने टाइम लिमिट के अंदर। ठीक है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द प्रेजेंट जनरेशन। और जो नेचर से जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि नेचर से हम जो रिसोर्सेज गेट कर रहे हैं वो नेचर से इस तरीके से मिलने चाहिए हमें कि आज की जो जनरेशन है वो भी उसके प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को यूज़ कर सके और फ्यूचर में जो जनरेशन है, ठीक है, वो भी उसको यूज़ कर सके जिस तरीके से आज की जनरेशन यूज़ कर रही है, विदाउट एनी इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट उसका नहीं होना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड एज अ सस्टेनेबल मैनेजमेंट। इन शॉर्ट अगर हम बोलें इसको, यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ सच अ वे दैट दे लास्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड, यानी कि बहुत लंबे समय तक चलें, एंड फ्यूचर जनरेशन कैन ऑल्सो इन्जॉय देयर बेनिफिट फ्रॉम इट। और आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो भी इसको ईजिली यूज़ अप कर सकें। ठीक है, अवेयरनेस और जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी ओवर एक्सप्लॉइटेशन की, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग के थ्रू चलता है, तो उसका एक रिज़ल्ट आपका दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, जो है गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो इस गंगा एक्शन प्लान के अंदर क्या दे रखा है, लेट अस सी फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट। ये देखिए, यहाँ पे आपको एक ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले हम इसकी कुछ पॉइंट स्टडी करते हैं। अवेयरनेस अबाउट द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय अनथिंकिंगली एक्सप्लॉइटिंग अवर नेचुरल रिसोर्स हैज़ बीन फेयरली रिसेंट फिनोमिना इन अवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी के अंदर, यानी कि हम जो नेचर ने जो भी कुछ दे रखा है उसकी जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं उसके अगेंस्ट जो हम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, कि हमारा मन करा हमने वहाँ से एक माउंटेन को कट कर दिया, हमारा मन किया वहाँ पे हमने रिवर के ऊपर एक ब्रिज का एस्टैब्लिशमेंट किया। ब्रिज का एस्टैब्लिशमेंट करने के लिए हमने क्या किया, रिवर के पाथ को चेंज कर दिया। ठीक है, रिवर के पाथ को चेंज करेंगे तो लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन शुड बी देयर। ठीक है, एंड once this awareness rises some action is usually taken। और अगर ये जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है बाय द ह्यूमन बीइंग, अगर इसके लिए कोई ध्यान देता है कि भाई पहले ऐसा था, 10 साल पहले तक तो ये चीज़ ऐसी थी, 10 साल बाद देखो इसमें कितना डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो इसके अंदर ध्यान देने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं, एनजीओज़ होते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और वो गवर्नमेंट का जो ध्यान है पूरा का पूरा वो एक प्रॉपर सेंटर के थ्रू, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू क्रिएट करवाते हैं। उसी का एक रिजल्ट है, यू मस्ट हैव हियर्ड अबाउट द गंगा एक्शन प्लान। द मल्टी करोड़ प्रोजेक्ट केम अबाउट इन 1985 में इसको शुरू किया था, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ वाटर इन गंगा वॉज वेरी पुअर। वाटर जो थी गंगा की उसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही थी। रीज़न क्या था? हेयर इज़ द रीज़न, कॉलीफॉर्म
कॉलीफॉर्म जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया बेसिकली कहाँ पे मिलता है? ह्यूमन बीइंग की इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में है, इसका मतलब अगर वो वाटर में गया है, रिवर की वाटर में गया है, इसका मतलब जो सीवेज है वो विदाउट एनी प्रॉपर ट्रीटमेंट सीधा का सीधा रिवर के अंदर डंप आउट हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका जो है निकाल रखा है, इसको देख करने के लिए कि भी सॉर्ट आउट करने के लिए जो हमारा बोर्ड है वो है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो था, इसने 2007 और 2011 इन दो की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमें दिखा रखी है। ये देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फेशियल कॉलीफॉर्म लेवल फ्रॉम गंगोत्री टू द डायमंड हार्बर, यानी कि जहाँ पे ये एंड होती है अपनी, वहाँ तक का पूरा एक इसका रास्ता दिखा रखा, कहाँ से निकली कहाँ को जाके ख़त्म हुई, उस पूरे एरिया के अंदर ह्यूमन फेशियल्स कितना ऐड हो रहा है, कितनी वो पॉल्यूटेड है, कहाँ पर कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले, ये देखिए इसमें एक बीच में एक लाइन आपको दिख रही होगी कि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। ये हमारे जो लेवल है ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ग्राफ्स का आपको पता है हम लोग एक लेवल यूज़ करते हैं। ये बीच में जो ब्लैक लाइन है ये एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, किसने? हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने, कि भाई अगर इतना लेवल होता है कॉलीफॉर्म का, दैट इज़ नॉट द पोल्यूटेड वाटर, कि नॉर्मल है, इतना चल जाएगा, हार्म नहीं करता। बट अगर उसको क्रॉस कर रहा है देन इट विल हार्मफुल फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो इसमें देखें गंगोत्री से निकलती है हमारी गंगा रिवर, गंगोत्री से किस उसमें निकलती है? भागीरथी, ठीक है। भागीरथी से फ्लो करती हुई आगे टर्न करती है कहाँ पे? देवप्रयाग में। देवप्रयाग में यहाँ पे बेसिकली दो अलग अलग जो रिवर्स के पार्ट्स हैं वो मिलते हैं, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है। ये दोनों रिवर मिलती हैं देवप्रयाग में, उसके आगे फिर वो आगे ऋषिकेश में, रायवाल में, रुड़की में, ये इस तरीके से आगे जो है वो फॉरवर्ड होती है, ठीक है। और अगर आपको ध्यान हो, अलकनंदा और मंदाकिनी देवप्रयाग में जब मिली थी 2013 में, रिवर का जो पाथ था मंदाकिनी का वो समहाउ चेंज हो गया था, ठीक है। क्योंकि मंदाकिनी जो रिवर थी वहाँ पे जो चोराबारी जो ग्लेशियर है, ठीक है, उसकी जो लेक है वो चोराबारी के नाम से ही जानते हैं उसको। उस लेक के अंदर जो है हम लोग बोलते हैं क्लाउड ब्रस्टिंग हो गई थी, बादल फट गया था, एक्सेस ऑफ वाटर जो था लेक के अंदर आ गया था, और वो ब्रस्ट आउट होके फिर जो केदारनाथ हमारा जो टेम्पल है उसके ऑल अराउंड वाटर जो है वो उसका ब्रस्ट आउट हो गया था, ठीक है। तो केदारनाथ का आप लोगों ने जून 2013 में ये इंसिडेंस हुआ था, तो ये आपने पढ़ रखा होगा पहले भी, ये आपको न्यूज़ के थ्रू पता होगा। अब देखिए इसमें आगे, अब इसमें देखिए 2007 में रेड लाइन किसको इंडिकेट करिए? 2007, ब्लू लाइन किसको इंडिकेट करिए? 2011। 2007 में जो लेवल था वो अप टू द कानपुर जो स्टैंडर्डाइज सेट कर रखा था CPCB ने, उससे लो था, ठीक है। बट इन 2011 बिगिनिंग फ्रॉम द गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री से थोड़ा सा आगे निकलते ही ये देखिए इसमें पीक दिखा रखी कि इसका लेवल क्या हो गया? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो एरिया था यहाँ पे पहले हमारे टूरिस्ट जो थे वो कम थे, बट एज द टाइम पासेस फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई, उसके बाद टूरिस्ट इंक्रीज़ हो गए, तो उसके बाद फेशियल कंटेंट भी क्या हो गया? इंक्रीज। जितने ज़्यादा पीपल जाएंगे, जितने ज़्यादा वो यूज़ करेंगे हमारे एकोमोडीज़ को, उतना ही ज़्यादा वो फेशियल जो है वो रिलीज़ हुआ, ठीक है। तो ये कुछ इसने सेट कर रखा है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। और ये देखिए एंड का जो हमारा पार्ट है इसका, दक्षिणेश्वर का, गार्डन रीच का, पाल्टा का, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते जो लेवल है बहुत ही एक्सेस में चला जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जो स्टडी करते हैं इसके अंदर कि अब इसका कौन सा फेज़ है गंगा एक्शन प्लान का। 2014 में, जून 2014 में इसका एक और नाम चेंज करके नया नाम लेके आएगी, एक नया प्रोजेक्ट रखा जिसका नाम दिया था नमामि गंगे प्रोग्राम, ठीक है। नमामि गंगे जो प्रोग्राम था ये बेसिकली किसके लिए किया था? पॉल्यूशन कंजर्व के लिए, कि उसका पोल्यूशन हम कम कर सकें।
ठीक है। ये एक कंबाइंड हमारा फ्लैगशिप प्रोग्राम था जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट ने जो है स्टार्ट किया था अलॉन्ग विद द स्टेट गवर्नमेंट्स मिलके, ठीक है। इसमें रिजुविनेशन जो था यानी कि दोबारा से उसको उत्थान करना है, यानी कि जो एक्चुअल में रिवर गंगा की जो क्वालिटी थी वाटर की उसको दोबारा से रिगेन करवाने के लिए ये प्लान किया गया, ठीक है। अगेन इन 2016 अक्टूबर 2016 एक और प्लान आया, नेशनल मिशन फॉर द क्लीन गंगा। तो ये कुछ प्लान्स हैं जो आपने आए थे। अब हाउ कैन वी नो, अब हमें कैसे पता चलेगा कि भी जो वाटर है एक्चुअली इट इज़ पॉल्यूटेड और नॉट। तो इसके लिए हम लेते हैं मेजर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। हम किससे काउंट करते हैं? पहला पॉइंट है हमारा कॉलीफॉर्म काउंट। कॉलीफॉर्म क्या बताया था कि ह्यूमन बींग के इंटेस्टाइन में रहते हैं। काउंट किस में करते हैं? 100 ml ऑफ वाटर, यानी कि CPCB ने जो एक लिमिट सेट कर रखी है उस लिमिट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं उससे ज़्यादा है कि कम है। 100 ml में उससे ज़्यादा है, इसका मतलब वो एरिया पॉल्यूटेड हो गया। नेक्स्ट इज BOD। BOD क्या होता है? बायोकेमिकल या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो डिकम्पोजर्स हमारे, हम स्पेशली जिनको बोल सकते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, उनका एक प्रॉपर लेवल होता है कि वो कितने लेवल के ऑक्सीजन पे वर्क कर सकते हैं द डर्टी वाटर, ठीक है। तो उस डर्टी वाटर के ऊपर जो उनको एक्चुअल ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है डिकम्पोजिशन के लिए, एक्ट अपॉन द ऑर्गेनिक मैटर, जो मैटर वहाँ पे प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होगा? इसके अंदर ह्यूमन वेस्टेज हो सकते हैं, प्लांट वेस्टेज हो सकते हैं। वो जो वेस्टेज हैं उनके ऊपर जो एक्ट वो कर रहे हैं उसको हम लोग नाम देते हैं BOD, ठीक है। जितना BOD का लेवल हाई होगा, BOD का लेवल जितना हाई, हमारा जो वाटर है उतना ही ज़्यादा क्या है, वो पॉल्यूटेड है। BOD का लेवल जितना कम होगा, वाटर उतना ही लेस पॉल्यूटेड होगा, ठीक है। इसको मेज़र किस में करते हैं हम लोग? 1 लीटर ऑफ वाटर में, ठीक है। नेक्स्ट है pH आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर चैप्टर फर्स्ट में स्टडी कर लिया होगा, फर्स्ट और सेकंड में, कि pH के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एक 0 से लेके 14 तक का अपना एक नॉर्मल ये स्टैंडर्डाइज ले रखा हम लोगों ने। 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से लो अगर pH है तो एसिडिक, 7 से अगर हाई pH है, 7 से लो एसिडिक है, 7 से हाई ये बेसिक कंटेंट में जाता है, ठीक है। तो दो चीज़ लेते हैं, एसिडिक है तो पोल्यूशन है, अल्कलाइन है तो वाटर की जो हार्डनेस का लेवल, यानी कि जब हम लोग बोलते हैं वाटर हार्ड हो गया, हार्ड का मतलब उसके अंदर अमाउंट ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट कम द सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट जो है क्या होंगे? जो भी डिस्कार्डेड हैं, लेफ्ट ओवर हैं सॉलिड मटेरियल का, चाहे हमारे घर से निकल रहा है, चाहे म्यूनसिपल वेस्ट है, चाहे हमारे स्कूल से निकल रहा है, हॉस्पिटल से निकल रहा है, जहाँ से भी जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट निकलता है, दैट ऑल वेस्ट इज कॉल्ड एज सॉलिड वेस्ट, ठीक है। सॉलिड वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली कुछ डिसीजन जो थे वो लिए थे। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली डिसीजन क्या थे? सेव द इन्वायरमेंट बाय ऑब्जर्विंग आवर्स। देखिए पहले ये आए थे 3 आवर्स, उसके बाद ये आए 4 आवर्स, नाउअडेज देयर आर 5 आवर्स, ठीक है। ये आप लोग आगे समझेंगे। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहला है रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। सबसे पहले जो 3 आवर्स जो थे वो थे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड कर दिया इसमें रीपर्पस, और लास्ट में ऐड कर दिया हमने रिफ्यूज़। कुछ बुक्स में पहले इसको ऐड कर रखा, कुछ में इसको पहले ऐड कर रखा है। अब देखिए आगे ये है क्या, इनको समझते हैं। रिफ्यूज़, भाई जो चीज़ पसंद नहीं है हम क्या बोलते हैं, उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। जैसे कि नॉर्मल हम लोग अगर बात करें कि जो कई बार होता है कि मदर या फादर को पता नहीं होता कि भी आपको चॉकलेट का है या बिस्किट्स का कौन सा फ्लेवर पसंद है, वो कोई फ्लेवर ले आते हैं। सपोज आइसक्रीम का कोई फ्लेवर ले आया, आपको वो फ्लेवर पसंद नहीं आया, आप क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइम अगर वो कभी भी आता है पहले रिफ्यूज़ कर देते कि ये मुझे पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगा था मेरे को पहली बार में, ठीक है। सेम थिंग इज हियर कि भाई जो चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल है, जो इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हम उसको रिफ्यूज़ कर दें कि हम इसको यूज़ ना करें। नाउअडेज पॉलीथीन जो बैग्स हैं उनको बैन करने के लिए हम सबसे ज़्यादा जो है प्रोग्राम्स चला रहे हैं, ठीक है। तो पॉलीथीन बैग्स को बैन करने के लिए रीज़न क्या है कि
वो हार्मफुल है सबसे ज़्यादा, डिग्रेड नहीं होते, जैसे फेंका वैसे का वैसा ही मिलेगा। तो अगर हम पॉलीथीन का यूज़ ही नहीं कर रहे, उसको रिफ्यूज़ कर दो। मार्केट में अगर हम जाते हैं, कोई सेलर हमें देता है कि आप पॉलीथीन लो, हम क्या करेंगे, मना कर सकते हैं उसको कि नहीं हमारे पास हमारा थैला है, ठीक है, वी जस्ट रिफ्यूज़ इट। सेकेंड आ जाएगा रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, किसी चीज़ का यूज़ लेस कर दो। इसका कंपैरिजन हम ले सकते हैं किससे, द बेस्ट टू यूज़ वाटर का ले सकते हैं। दूसरा हम किसका ले सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का। जब वाटर की नीड नहीं है तो एक्सेस में वाटर को क्यों फ्लो करना, जहाँ पे हमारा 1 लीटर वाटर से काम चल सकता है वहाँ पे 3 लीटर वाटर को वेस्ट क्यों करें। जब ज़रूरत नहीं है देन स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिसिटीज़, ठीक है। यानी कि जब हम लोग रूम के बाहर जा रहे हैं तो जितने भी रूम्स के अंदर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जितने भी चल रहे हैं उनको स्विच ऑफ कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इज रीयूज़। अब इसमें रीयूज़ जो होता है ये रिसाइकलिंग से बेटर होता है। रीज़न क्या होता है कि रिसाइकल किसी भी चीज़ को करना, मान लो ये कॉपी है हमारी, ठीक है, हम क्या करते हैं, कबाड़ी वाले को अपनी पुरानी कॉपियाँ बेच देते हैं। नई क्लास में गए, चल पुरानी क्लास वाली कबाड़ी वाले को बेच दी, ठीक है। कबाड़ी वाले क्या करते हैं, दे टेक देम टू द फर्दर, आगे प्रोसेस कर दिया उन्होंने। वहाँ पे जो फैक्ट्रीज़ हैं, जब फैक्ट्रीज़ में वापस पहुँचते हैं तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले उन नोटबुक्स को वो मेल्ट करेंगे, उनकी इंक को अलग करेंगे, ठीक है, फिर उनसे कॉपीज़ वगैरह बनाते हैं। तो देयर इज़ अ यूज़ ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसके अंदर यूज़ नहीं होगा। रीयूज़ के अंदर क्या हो रहा है, रीयूज़, यूज़ का मतलब किसी चीज़ को इस्तेमाल करना, री का मतलब दोबारा, तो दोबारा से उस चीज़ को यूज़ कर लो, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं कि जैसे हम लोग जो प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, ठीक है, समर सीज़न के अंदर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स यूज़ करते हैं। प्लास्टिक बॉटल आई, कोल्ड ड्रिंक यूज़ किया हमने, बॉटल खाली है, फेंक रहे हैं, नहीं फेंको मत, उसको किसी और चीज़ में यूज़ कर लो, ठीक है। हम उसका क्या कर सकते हैं कि हम उसको जो है एज अ वाटर बॉटल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या उसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर मेकिंग द स्मॉल स्मॉल पॉट्स। उसके बाद है रीपर्पस। रीपर्पस का मतलब व्हेन अ प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड, यानी कि हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हम और यूज़ नहीं कर सकते भैया अब, ठीक है, उसको किसी दूसरे क्रिएटिव आइडिया में यूज़ कर लो। जैसे डिस्पोजल कप्स होते हैं अपने, ठीक है, डिस्पोजल कप्स जो होते हैं हम उनको क्या करते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ आप लोग देखते हैं यूट्यूब पर पे बहुत सारे क्रिएटिव आइडिया होते हैं कि न्यूज़पेपर जो है हम उसका कोई भी क्रिएटिव एक डेकोरेशन का बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट हम लोग निकाल के बनाते हैं। तो वो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट एक एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका, रीपर्पस के लिए, ठीक है। रिसाइकल का मतलब कि जो वेस्ट है उसको कलेक्ट करो, कलेक्ट करके उस वेस्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिसाइकल करके उसकी कोई और ऑब्जेक्ट जो है हम लोग बेसिकली बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो था ये ब्रंटलैंड ने दिया था 1987 में कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग क्या था, इट इज़ अ स्ट्रेटजी ऑफ डेवलपमेंट विच कैन बी सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट अनड्यू डैमेज टू द एनवायरनमेंट। एक लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करना किसी भी रिसोर्स वगैरह के लिए, या जिसके लिए भी हम लोग ये वर्ड यूज़ करें उसके लिए, और उसका इफ़ेक्ट हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाई डू वी नीड टू मैनेज आवर रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को मैनेज क्यों करना है भाई, पेट्रोल को हम यूज़ कर रहे हैं, डीजल को यूज़ कर रहे हैं, आज हम यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या पढ़ी अभी, हमारी जनरेशन आगे यूज़ करे ना करे, ठीक है, बट स्टिल हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये चीज़ जो है एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी, आप हम इसको मेंटेन कर सकते हैं हमारी नेक्स्ट जनरेशन के लिए। तो इसमें देखिए मैंने 4 पॉइंट यहाँ पे जो है पॉइंट आउट कर रखे हैं, ठीक है, 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट वन इज लिमिटेड अवेलेबिलिटी। एक तो रिसोर्स लिमिटेड है, ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं पेट्रोल के, डीजल के, इनके जो रिसोर्सेज हैं ये कुछ कंट्रीज़ में बहुत एक्सेस के अंदर हैं, कुछ कंट्रीज़ में बहुत कम है। तो एक लिमिट एरिया है, इनका एक्सेस में नहीं है, लिमिटेड है। वो रिसोर्स जब ख़त्म तो ख़त्म भाई सब कुछ। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, अलग अलग जो रिसोर्सेज हैं हर एक रिसोर्स का अपनी अपनी पर्टिकुलर लोकेशन है ऑल ओवर द अर्थ, हर एक रिसोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। अगर हम इसके अंदर अपने इंडिया के अंदर ही देखें तो जो कोल माइंस हैं वो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, इन 3 एरियाज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस में हैं, ठीक है, बट बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बाकी जो स्टेट्स हैं उनमें नहीं मिलती हमें, ठीक है।
इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मार्बल की तो वो राजस्थान में स्पेशलाइज्ड है, उसके अलावा कहीं और नहीं मिलता इतना। ठीक है। एक्सेसिव कंजप्शन एंड वेस्टेज, एक्सेस में कंज्यूम ना करें, वेस्ट ना करें। इसका बेस्ट एग्जांपल हम लेते हैं फूड से। ठीक है, क्योंकि जितनी ज़रूरत है उतना ही खाना खाओ, एक्स्ट्रा क्यों लेते हो जब नहीं खा सकते। एक्स्ट्रा प्लेट में लिया है, झूठा है, कोई दूसरा नहीं खाएगा, क्या करोगे, उसको बाहर ही फेंकोगे। ठीक है, तो अगर मान लो हमें जाना है 4 पर्सन हैं एक ही होम के, उनको एक ही डेजिग्नेशन पे जाना है, तो भी चारों अलग अलग क्यों जा रहे हो, एक सेम व्हीकल यूज़ कर लो अपना। ठीक है। नेक्स्ट है यूज़ एंड थ्रो टेंडेंसी। एक हमारी बहुत बुरी आदत बन रखी है कि यूज़ एंड थ्रो, जैसे पेन्स का एग्जांपल लें, यूज़ एंड थ्रो हम पेन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। यूज़ किया फेंक दिया, यूज़ किया फेंक दिया। ठीक है, हम उसको थ्रो तो कर रहे हैं बट वी आर थ्रोइंग द प्लास्टिक्स जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इसकी मैनेजमेंट। ठीक है, कि हम मैनेजमेंट कैसे करें इसको। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे पास जो भी रिसोर्स अवेलेबल है उस रिसोर्स को ऑल ओवर द सोसाइटी हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दैट डिपेंड ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड ऑन द डिस्ट्रिक्ट लेवल। हम कैसे करेंगे उसको। एक्सप्लॉयटेशन जस्ट टू मीट आवर रिक्वायरमेंट, नेचर का उतना ही ज़्यादा यूज़ करो जितना कि हमारी ज़रूरत है। ठीक है, ऐसा ना हो कि हमें ज़रूरत है एक पेड़ की, हम काटें वहाँ पे 10 पेड़। ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। सेफ डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, जो वेस्ट है उसका डिस्पोजल सेफ होना चाहिए। ठीक है, डिस्पोजल का मतलब कि अगर हम उसको बाहर फेंक रहे हैं, घर के बाहर फेंक रहे हैं, कहीं पे भी फेंक रहे हैं, तो उसका डिस्पोजल ऐसा होना चाहिए, उसको रिकवर ऐसे करना चाहिए कि बाकी ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना हो। ठीक है, यानी कि अगर एग्जांपल लें तो जब म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस ने डिफरेंट टाइप्स के डस्टबिन्स जो हमारे लगा रखे हैं सिटीज़ के अंदर, अगर वो डस्टबिन्स ना हो तो देयर विल बी अ हीप एट ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द सिटीज़। ठीक है। नेक्स्ट आता है अपना फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, फॉरेस्ट क्या होता है। ठीक है, लोअर क्लासेस से हम लोग देखते आ रहे हैं फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट क्या है, इट इज़ बेसिकली द लार्ज अनकल्टिवेटेड, जिसको हमने कल्टिवेट नहीं किया, उगाया नहीं है, अपने आप उग गया, अनकल्टिवेटेड सेल्फ मेंटेन। ठीक है, सेल्फ मेंटेन एरिया है जहाँ पे डोमिनेंसी किसकी होती है, ट्रीज़ की। ठीक है, अब फॉरेस्ट को माना जाता है कि दे आर द हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायो का मतलब क्या हो गया, लाइफ, डाइवर्सिटी का मतलब फॉर्म, बहुत सारी लाइफ फॉर्म है। ठीक है, ये हो गया लाइफ, इसका मतलब फॉर्म, बहुत सारी लाइफ फॉर्म्स अवेलेबल हैं। हॉट स्पॉट लेटेस्ट अभी देखें आप लोग कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा हम बायोडाइवर्सिटी को स्टडी कर सकते हैं, दैट एरिया इज़ कॉल्ड एज ए हॉट स्पॉट एरिया। ठीक है, जैसे हमने कह दिया कि भाई हम लोगों को जो है 30 डिफरेंट स्पीशीज़ प्लांट की जो हैं या किसी एनिमल की, वो हमें एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट के अंदर मिल रही हैं। ठीक है, तो 30 स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा हैं, तो वो 30 स्पीशीज़ एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट में हैं, दैट स्पीशीज़ मेक द फॉरेस्ट एज अ हॉट स्पॉट। नेक्स्ट है स्टेक होल्डर्स। अब फॉरेस्ट की टेक केयर कौन करेगा, वाइल्ड लाइफ की टेक केयर कौन करेगा। इसमें हम वाइल्ड लाइफ के बारे में और देख लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ क्या होती है। वाइल्ड लाइफ मीन्स इट रेफर टू द लिविंग बींग्स विच कंप्राइजिंग द एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वी कैन से अलॉन्ग विद द प्लांट्स। ठीक है, विच आर नाइदर डोमेस्टिकेटेड एंड नॉर कल्टिवेटेड, ना तो वहाँ पे परमानेंट वो हैं, वहाँ से वो माइग्रेट भी कर सकते हैं। ठीक है, हम वहाँ पे कभी इनको कल्टीवेट नहीं करते, अपने आप ही जो है बाय नेचर वो वहाँ पे ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक फंक्शन अगर हम लोग देखें, फॉरेस्ट के फंक्शन क्या होते हैं इकोनॉमिक। फॉरेस्ट क्या क्या प्रोवाइड करता है अभी, फूड है, शेल्टर दे रहा है वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, फूड प्रोवाइड कर रहा है, शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लिविंग उसके सराउंडिंग जो लोकल पीपल है उनको फ्यूल प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कुछ कॉमन हम इसके ले सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा सॉइल एरोजन जो है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। अब नाउ व्हाट आर स्टेक होल्डर्स। ठीक है, कि फॉरेस्ट की देख रेख करना कि भाई यहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं कितनी हैं, किसकी हैं, क्या हैं, उनके लिए 4 स्टेक होल्डर्स होते हैं। स्टेक होल्डर क्या होंगे, पर्सन्स और
द पार्टीज हैविंग अ बाइंडिंग इंटरेस्ट इन एन असेस्ट, यानी कि वहाँ की जो वैल्यूएबल थिंग है, वैल्यूएबल चीज़ क्या मानी हमने यहाँ पे, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, इस वैल्यूएबल चीज़ को अपने इंटरेस्ट के लिए, अपनी इच्छाओं के लिए बाइंड अप करके रखना, भी मुझे ये चीज़ चाहिए, वहाँ से ज़रूरत थी मुझे, मैंने लेना है वहाँ से, ठीक है, उसके लिए बाइंड करना। तो यहाँ पे स्टेक होल्डर हमारे आते हैं डिफरेंट 4 टाइप्स के, ठीक है। 4 टाइप के कॉमनली कौन से होते हैं, एक तो लोकल पीपल हो गए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट, वाइल्ड एंड नेचर एंथस्ट, ठीक है। अब इनको एक एक करके स्टडी करते हैं। पहले सबसे पहला आता है लोकल्स का। लोकल का मतलब द पीपल हु लिव इन और अराउंड द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट के अंदर हैं या बाहर हैं, ठीक है। मान लो ये फॉरेस्ट का एरिया है, इसके बाहर रह रहे हैं या इसके अंदर यहाँ ऐसे टुकड़ों में रह रहे हैं, ठीक है। वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, फॉरेस्ट के ऊपर, फॉर द टोटल लाइव एस्पेक्ट, उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। सेकेंड वन इज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये स्टेट लेवल पे अलग अलग है, बट मेन हमारा गवर्नमेंट का आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, विच ओन्स द लैंड एंड कंट्रोल द रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेस्ट, जो अपने हिसाब से भी कंट्री, जो अलग अलग एरिया है उसको डिसाइड कर लेते कि भाई ये एरिया हमें कौन से इंडस्ट्री को देना है या हमें लोकल पीपल के लिए रखना है, ठीक है। यहाँ पे हम कटिंग्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो वो सारा हमारा किसके अंदर आता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर। अगर नॉर्मली कोई ट्री है हमारे घर के आसपास, अगर हम उसको कट करना चाहते हैं तो वी हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो इसमें देखें, इसको स्टार्ट किसने किया था, ये स्टार्ट हुआ था एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था कि एक्सेस में जो फॉरेस्ट एरिया था उसको उन्होंने कट करना शुरू किया था फॉर द पर्पस ऑफ मोनोकल्चर। मोनो का मतलब क्या हो गया, सिंगल, एक ही प्लांट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या था, मेन डिसएडवांटेज था कि जो बायोडाइवर्सिटी थी उस बायोडाइवर्सिटी को ये ख़त्म कर रहे थे, और एडवांटेज क्या था, फॉर द गवर्नमेंट, नॉट फॉर द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं, गवर्नमेंट के लिए, कि वो इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड कर रहे थे, किसके लिए, फॉर द रेवेन्यू रिसोर्स, राजस्व के लिए वो उनको दे रहे थे, क्योंकि उनको पैसा मिल रहा था गवर्नमेंट को। मोनोकल्चर के अंदर किसका ग्रो करवाया था ब्रिटिश ने, पाइन का, टीक ट्री का और यूकेलिप्टस का, इन 3 ट्रीज़ के लिए सबसे ज़्यादा इन्होंने यूज़ किया था, ठीक है। और साल जो है इसका भी इन्होंने यूज़ किया था इसमें। थर्ड कौन है, इंडस्ट्रियलिस्ट। इंडस्ट्रियलिस्ट यानी कि इंडस्ट्री वाले, भाई जिसकी पेपर की इंडस्ट्री है, रबर की है, या हम लोग बात करें तेंदू लीफ लिखा हुआ है, ठीक है, तेंदू लीफ जो बीड़ी में यूज़ होती हैं, उनकी इंडस्ट्री जो है, तो वो सब क्या करते हैं, वो फॉरेस्ट जो लैंड उनको मिला है बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, उसको प्रॉपर टेक केयर करना वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गवर्नमेंट ने क्यों दिया, बिकॉज वहाँ से उनको रेवेन्यू मिल रहा है, दे हैव अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट एरिया। फोर्थ पॉइंट आ जाएगा वाइल्ड लाइफ एंड नेचर इंटरेस्ट, ठीक है, हु वांट टू कंजर्व नेचर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, यानी कि जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में प्रिजर्व करवाते हैं। अब पहले हम समझते हैं कि जो नेचर एंथुसियास्ट हैं वो कौन होते हैं, ठीक है, यानी कि नेचर को लविंग, प्रकृति को चाहने वाले जो हैं वो कौन है। पर्सन हु कंसर्न विद प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट फ्रॉम डिग्रेडेशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम डिप्लीशन, यानी कि वो पर्सन्स जिनका इंटरेस्ट होता है कि नेचर के अलग अलग जो कॉन्सेप्ट उनको स्टडी करना, कि भी पहले नेचर यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा था, अब ऐसा हो गया, चेंज हुआ, इसका क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ से चेंज कर देंगे एनवायरनमेंट को, अगर यहाँ से हम चेंज करना चाहें तो उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, यानी कि एक एरिया के अंदर जो ट्रीज़ हैं, एग्जांपल हम ले, क्योंकि फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं, अगर हम एक एरिया के ट्रीज़ को कट कर दें तो वहाँ पे सिर्फ ट्री को कट नहीं किया हमने, वहाँ पे डिफरेंट लाइफ फॉर्म जो उन ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहे थे, हम उनको भी कट कर रहे हैं, हम उनकी भी डेथ कॉज करवा रहे हैं, तो इन सब को वो प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अंदर प्रोटेक्टिंग जो इनके नेचर है उसमें 3 पार्ट आते हैं हमारे। एक आता है सेंचुरीज, सेकंड इज नेशनल पार्क्स, थर्ड इज बायोस्फीयर रिजर्व्स। सेंचुरीज जो होती हैं यहाँ पे
जो हंटिंग एरियाज़ हैं वो अलाउड नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपने भरतपुर सेंचुरी के बारे में सुना होगा, वहाँ पे बर्ड्स वगैरह आते हैं बहुत लार्ज एरिया, बहुत लार्ज अमाउंट में, तो वो सिर्फ वहाँ पे जो पीपल जा रहे हैं वो उनको देख सकते हैं, बट दे आर नॉट अलाउड टू हंट देम, उनको हंटिंग नहीं कर सकते। नेशनल पार्क जो होते हैं इनको गवर्नमेंट मेंटेन करती है, गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइडेड होता है कि वो कितना पार्ट किसके लिए करना चाहते हैं, यानी कि वो किसको अलाउ करेंगे कि कौन यहाँ पे आ सकता है, कौन जा सकता है, कितना मटेरियल किसका वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेशनल पार्क में अगर किसी को जाना है तो सफारीज़ का यूज़ करते हैं उनको उस नेशनल पार्क के अंदर घुमाने के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व, यहाँ पे मल्टीपर्पज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ चलती हैं, ठीक है, कोई एक फिक्स नहीं है, मल्टीपर्पज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी चलती हैं किसके अंदर, बायोस्फीयर रिजर्व्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारी गवर्नमेंट ने जो नेचुरल इथर्स थे, ये तो अब थे, लेकिन ओल्डन टाइम्स में भी बहुत ऐसे पीपल रहे हैं जिन्होंने हमारी नेचर को प्रोटेक्ट करने में हेल्प की है। तो इसके अंदर हम लोग कुछ एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लेते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है, ठीक है, इसमें सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम्पल आता है अमृता देवी का। अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। अमृता देवी ने किया क्या था, अमृता देवी अलॉन्ग विद हर 3 daughters एंड 360 बिश्नोईज, बिश्नोई आपको पता है कम्युनिटी है होती है हमारी, ठीक है, बिश्नोई कम्युनिटी इन ओवरऑल इन पर्सन ने दे ले डाउन देयर लाइव्स बिफोर द खेजरी ट्रीज, खेजरी ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने अपनी जान जो थी वो गंवा दी थी, ठीक है। ये हुआ कहाँ पे था, ये अपना हुआ था जोधपुर में, ठीक है। जोधपुर कहाँ पे है भाई, राजस्थान में, ठीक है, जोधपुर के अंदर हुआ था। इसका रीज़न जो था वो ये था कि वहाँ का जो राजा था, जोधपुर के जो महाराजा थे, उनको अपना नया महल बनाना था, ठीक है, एंड फॉर दैट पर्पस उनके नियर बाय जो एरिया था वो था, जो विलेज था वो था खेजराली, सॉरी इस विलेज का नाम था अपना खेजराली, खेजराली विलेज था। खेजराली विलेज के अंदर खेजरी ट्री जो थे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, इतने भी ज़्यादा नहीं लेकिन राजस्थान के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा थी वो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन ट्रीज़ को कट करने के लिए अपने सोल्जर्स को भेजा कि भी तुम उनको कट करके लाओ, ठीक है। तो अमृता देवी बिश्नोई और बाकी जो इसके साथ में इसके जो कलीग्स मान लें हम लोग, उन्होंने क्या किया कि उन जो ट्रीज़ को उन्होंने हक करना शुरू कर दिया कि भाई हम इनको कट नहीं करने देंगे, बट समहाउ वो इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए बिकॉज सभी लोकल पीपल्स जो थे उन्होंने इनको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है। सेकंड आता है ड्रॉबैक, आता है कि अगर मान लो यहाँ पे हमने कहा कि भाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी एरिया को लोकलाइज्ड कर देता है कि भाई हाँ ये एरिया है गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। अगर उस कॉमन एरिया के अंदर लोकल पीपल्स को हम नेगलेक्ट कर दें तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट भी मिलता है, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक यहाँ पे ये देखिए इसमें दिखा रखा है, द स्टडी स्टेट दैट द प्रिजुडिस अगेंस्ट द ट्रेडिशनल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट एरियाज हैज़ नो बेसिस, यानी कि नॉर्मल जो सालों से चला आ रहा था वहाँ पे अगर किसी चीज़ को रोक दिया गया वहाँ पे, ठीक है, तो उसका ड्रॉबैक था। इसमें प्रोड्यूस का मतलब क्या हो गया कि जो रिज़ल्ट था विच रिज़ल्ट टू सम डैमेज, बिना किसी रीज़न के, अनफेवरेबल रीज़न के डैमेज हो रही है वहाँ पे। इसमें देखें जो हमारा नेशनल पार्क था द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ठीक है, यहाँ पे जो नोमैडिक शेफर्ड्स थे यानी कि जो चरवाहे थे, उनकी जो फ्लॉक्स थी शिप्स की वो फीड करती थी ऑन द अल्पाइन मीडोज़, ठीक है, समर सीजन में फीड करती थी। जब इनको वहाँ पे जाने से रोक दिया गया कि आप वहाँ पर नहीं जाएंगे तो क्या हुआ, ये मीडोज़ जो थे टॉल ग्रो करने लगे। जब इनको कोई ईट करने नहीं आया, आफ्टर सम टाइम ड्राई हुए और वहीं पे
शट डाउन हो गए। ठीक है, एक तो जो इकोसिस्टम की चेन यहाँ पे चल रही थी, इकोसिस्टम की क्या फूड चेन जो थी यहाँ पे, ये क्या होगी, ब्रेक हो गई थी अपनी। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज कैन नॉट रन अलॉन्ग विदाउट लोकल पीपल इन्वॉल्वमेंट। यानी कि ये जो एग्जांपल हमने किया ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था कि भी अगर हमें कोई चीज़ चलानी है तो लोकल पीपल की नॉलेज वहाँ पे ज़रूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन किसके लिए हो रहा है, कटिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज, या तो इंडस्ट्री को अपनी कोई नीड है, या हमें कोई डैम बनाना है, या हमें कोई वहाँ पे बिल्डिंग क्रिएट करने है, बिकॉज द पॉपुलेशन ग्रोइंग डे बाय डे। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेस्टेशन को मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो था वो स्टार्ट हुआ। इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है चिपको मूवमेंट का। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स के अंदर इनके कुछ पर्टिकुलर एग्जांपल्स ही गिवन है, हम उन्हीं के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट के अंदर आता है ये सारा हमारा टॉपिक। चिपको मूवमेंट 1970s में चला था। रेनी जो गढ़वाल के चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है, जब उत्तराखंड हम जिसको बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या था कि चिपको मूवमेंट के अंदर क्या किया, जो पीपल्स हैं उन्होंने, जैसे मान लो ये ट्री है, इसको ऐसे इसके चारों तरफ ऐसे हक कर दिया, इसको चिपट जाते थे कि हम छोड़ेंगे नहीं इस ट्री को। ठीक है, गवर्नमेंट ने जब वहाँ पे स्टार्ट किया कि वो टिहरी डैम बनाएंगे, टिहरी डैम, सॉरी ये है टिहरी डैम, जो किसके ऊपर बना रहे थे, वो गंगा रिवर के ऊपर। ठीक है, तो उसके लिए लार्ज एरिया कट करना पड़ रहा था। भैया अगर डैम बनाना तो क्या करना पड़ेगा, उसका जो रिवर है उसका पाथ भी बाइफरकेट करना पड़ेगा। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो सिलियारा से थे और चांदी प्रसाद जो कि गोपेश्वर से थे, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि इन्होंने वहाँ की लोकल जो लेडीज़ थी और जो लोकल पीपल्स थे उनको इन्होंने मोटिवेट किया कि भाई अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी आता है इनको कट करने के लिए तो आप इनके चारों तरफ इनको हक करके खड़े हो जाओ और इनको कट मत करने दो, बिकॉज इसका साइड इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आएगा इन फ्यूचर जनरेशन, हमें इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर इन्होंने ऐसा किया क्यों, दोनों ने, इसका रीज़न क्या था कि वहाँ के जो लोकल पीपल्स थे इन्होंने कहा कि भाई हमें 5 चीज़ें मिल रही हैं, फूड, फॉडर, फ्यूल, फाइबर और फर्टिलाइज़र। हम सारा किससे गेट कर रहे हैं, हमारे फॉरेस्ट से। अगर वो फॉरेस्ट कट जाएगा कहीं ना कहीं हमारी ये जो नीड्स हैं क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट इज रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट। जैसे हमने किया था अभी पहले कि मोनोकल्चर कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जाने के बाद 1972 में वेस्ट बंगाल के आसपास नक्सलीज जो थे वो एक्सेस में हो गए थे और वेस्ट बंगाल का जो एरिया था वहाँ पे साल फॉरेस्ट जो था वो एरिया कटा हुआ पड़ा था। ठीक है, इनकी साल फॉरेस्ट बाद में ग्रो किया गया, वो एरिया ऐसे ही पड़ा था अनकल्टिवेटेड। ठीक है, तो उसको कल्टिवेट करने के लिए वहाँ पे उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एम्प्लॉय किया सिल्वी कल्चर को। सिल्वी कल्चर का मतलब कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज़ को लगाना उन्होंने स्टार्ट करवाया। गवर्नमेंट सारे के सारे अपने ट्रिक्स अप्लाई कर चुकी थी बट कुछ हाथ नहीं लगा। फाइनली वहाँ पे A.K. बनर्जी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के थे वो वहाँ पे आए। उन्होंने आराबारी फॉरेस्ट रेंज जो थी मिदापुर के अंदर, उन्होंने लोकल पीपल्स को इसके अंदर एम्प्लॉयड किया। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग जो हैं मेरे साथ आएँ, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट दूंगा, काम दूंगा। आपका काम क्या है कि आपको ये जो खाली लैंड पड़ा है इसमें कल्टीवेशन करना है ट्रीज़ की। उसके बाद जब वो मैच्योर हो जाएंगे तो हार्वेस्ट करेंगे, यानी कि नीड होगी तो हम आपको देंगे। ठीक है, उन्होंने बेनिफिट क्या दिया उनको कि 25% टोटल हार्वेस्ट का जो होगा वो आपका। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें कि भाई 100 रुपीज़ का बेनिफिट हो रहा है तो 25 रुपीज़ पर 100 आपके हम देंगे। ठीक है, सेकंड उन्होंने कहा कि भाई फॉडर है और जो फ्यूल है वो आपको फ्री मिलेगा बट एक लिमिट तक। ठीक है, यानी कि एक लिमिट रख दी उन्होंने कि भी आपको नेग्लिजिबल अमाउंट उन्होंने रख दिया कि इतना अमाउंट आपको देना पड़ेगा जब आप फॉडर और फ्यूल जो है वो यूज़ करोगे। ठीक है, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल गया और उनको रिटर्न में भी मिल गया। एज अ रिज़ल्ट
अप्रॉक्सीमेटली 12 ईयर्स के अंदर, ठीक है, 10 to 12 ईयर्स के अंदर पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट था वो रिकवर हो गया और उसकी जो वैल्यू एस्टिमेट की गई थी वो थी 12.5 करोड़। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू द फॉरेस्ट ये हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसके अंदर वाटरफॉल ऑल ऑन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।